हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को संरचना के आधार पर क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं उसके बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये जानेंगे। पहला सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया और तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला, इस तरह एक ट्रिक समझ लो या कैसे याद कर सकते हैं हम इसको कि 5 हाथ की, जैसे हमारा एक हाथ है और इसकी 5 उंगलियां हैं, तो इसको हम 5 नामों से याद कर लेते हैं। ठीक है, 5 नामों से याद कर लेते हैं 5 उंगलियों को। ठीक है, तो पहला हमारा सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया और तीसरी है नाम धातु क्रिया, चौथी प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवी है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, सबको समझ में आया कि संरचना के आधार पर क्रिया हमारी 5 प्रकार की होती है। ठीक, तो पहला लेते हैं हम। पहला हमारा क्या है? सामान्य क्रिया। तो उसको जानते हैं कि सामान्य क्रिया क्या है। तो सामान्य क्रिया, जिस क्रिया में एक क्रिया, ठीक है, जिस क्रिया में एक क्रिया होती है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे सीता ने रोटी खाई। अब हम कैसे पहचानेंगे कि इस वाक्य में एक क्रिया कौन सी है? तो हम इसको इस तरह से पहचान सकते हैं कि खाई, ये जो खाई है आपकी क्या है? एक क्रिया है। ठीक है, अब ये होगा कि कैसे एक क्रिया है, इसमें तो सीता भी है, रोटी भी है और खाई है। ठीक है, तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि नहीं खाई ही एक क्रिया है? क्योंकि सीता क्या है? ये कर्ता है आपका। ठीक है, रोटी क्या है? ये कर्म है आपका। और खाई क्या है? ये एक क्रिया का इसमें यूज हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि सामान्य क्रिया में हमेशा एक ही क्रिया होती है। जैसे आगे और बढ़ते हैं, शब्द लेते हैं। रोना, धोना, खाना, पीना, नाचना, नहाना, पढ़ा, चलना आदि। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि संरचना के आधार पर क्रिया की दूसरी भेद क्या है। तो दूसरा क्रिया का जो भेद है वो हमारा है संयुक्त क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जब 2 क्रिया मिलकर एक पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तो वहाँ पर हमारा संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है, तो संयुक्त क्रिया का एग्जाम्पल है, जैसे माता जी ने प्रसाद बांट दिया। ठीक है, माता जी ने प्रसाद बांट दिया। क्या कर दिया? प्रसाद को बांट दिया। ठीक है, बांट कर यानी अलग अलग करके किसी को दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 2 क्रियाएं आ रही हैं। इसको अब आप कैसे समझोगे कि इसमें कौन सी क्रिया है, कौन सा कर्म है और कौन सा जो है 2 क्रियाएं हैं, तो हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो इसको हम इस तरह बता रहे हैं कि आपको कैसे समझ में आएगा। अब देखिए कि लास्ट में इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्रियाएं हमारी कहाँ लगाई जाती हैं। तो सबसे लास्ट में कोई भी वाक्य होता है तो वहाँ पे क्रिया हमेशा लास्ट में ही आपकी लगती है। कर्ता आपका सबसे पहले होता है और कर्म आपका बीच में होता है। ठीक है, जिस किसी वाक्य में मान लीजिए कि आपका कर्ता है और क्रिया है तो वहाँ पे कर्ता पहला हो जाएगा, क्रिया लास्ट हो जाएगी। और जहाँ पर आपका कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों का यूज होता है, ठीक है, तो यानी इस चीज़ को ध्यान रखिए कि कर्ता क्रिया जो होती है वो हमेशा वाक्य में लास्ट में ही आती है, चाहे एक क्रिया हो चाहे 2 क्रियाएं लगी हों आपकी किसी वाक्य में। ठीक है, तो यहाँ पे बांट जो है क्या है आपका? ये पहली क्रिया है। ठीक है, और दिया जो है शब्द आपका, ये दूसरी क्रिया आपकी हो जाएगी। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर 2 क्रियाओं का यूज हुआ है। ठीक है, तो जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। उसी तरह अगला है एग्जाम्पल, वह अपने घर चला गया। ठीक है, तो पहली क्रिया आपकी क्या हो गई? चला, और दूसरी क्रिया क्या हो गई आपकी? गया।
ठीक है। इसी तरह और शब्द ले लेते हैं उदाहरण में, खा लिया, पी लिया, ठीक है, चल दिया आदि। नेक्स्ट तीसरा भेद है हमारा संरचना के आधार पर नाम धातु क्रिया। ठीक है, नाम धातु क्रिया क्या होती है, इसको हम इस तरह जानेंगे कि नाम धातु क्रिया में क्या है, जैसे कि नाम धातु यानी किसी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है, ये 3 नामों से जानी जाती है, इसको हमेशा ध्यान रखना, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के नाम से जो क्रियाएं जानी जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से बनी क्रियाएं, ठीक है, अब जानेंगे कि संज्ञा शब्द से कौन कौन सी क्रियाएं बनती हैं। ठीक, तो संज्ञा शब्दों से जो क्रियाएं बनती हैं, जैसे संज्ञा हाथ है, ठीक है, उसकी क्रिया हो गई हथियाना। लाज आपका संज्ञा है और लजियाना उसकी क्रिया हो गई। ठीक है, उसी तरह इसका दूसरा पार्ट क्या होगा, सर्वनाम होगा। ठीक, तो सर्वनाम से जो बनने वाली शब्दों से बनने वाली क्रियाएं हैं वो क्या है, वो आपकी नाम धातु क्रियाएं हैं। तो पहला क्या हो गया आपका सर्वनाम अपना, और उसकी क्रिया क्या हो गई अपनाना। ठीक है, दूसरा शब्द है रंग, और रंग का क्या हो जाएगा रंगना। ठीक, अब नाम धातु का तीसरा पॉइंट क्या है, तो नाम धातु का तीसरा पॉइंट है विशेषण। ठीक है, विशेषण शब्दों से बनने वाली जो क्रियाएं हैं उसको जानेंगे। मूल शब्द क्या है, तोतला। ठीक है, और तोतला का क्रिया क्या होगी, तुतलाना। ठीक है, गर्म का गरमाना। ठीक, तो ये क्या हो गई हमारी नाम धातु क्रियाएं हो गई। नाम धातु क्रियाएं में हमेशा याद रखते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन 3 शब्दों से ही हमारी नाम धातु क्रियाएं बनती हैं। संरचना के आधार पर चौथी क्रिया हमारी क्या है, तो संरचना के आधार पर चौथी क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, इस क्रिया में क्या होता है कि जब कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से कार्य को करवाता है तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि कर्ता उसका कोई भी काम है उसको स्वयं ना करके, ठीक है, किसी दूसरे से काम को करवाता है तो वहाँ पर उस वाक्य में कौन सी क्रिया आएगी, प्रेरणार्थक क्रिया आएगी। जैसे कि आप इस तरह समझ लीजिए कि मैं हूँ, मुझे कोई काम पूरा होना चाहिए, करना चाहिए, ये काम मेरा पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब उसको मैं कैसे, मैं स्वयं ना करके किसी दूसरे से उस काम को करवाऊँ, रामू से करवाऊँ, श्यामू से करवाऊँ, गीता से करवाऊँ। ठीक है, तो जब जैसे कि अब घर की सफाई करवानी है, ठीक है, घर की सफाई करवानी है तो कैसे करवाएंगे, अब मैंने सीता को बुलाया और उससे घर की पूरी सफाई करवा ली। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, हमारी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि कर्ता स्वयं ना काम करके किसी दूसरे से काम करवाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि स्वयं ना काम करके दूसरे से काम करवाता है तो वहाँ पर हमारा प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल, मालकिन नौकरानी से बर्तन साफ करवाती है। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा कि कर्ता स्वयं ना कार्य करके दूसरे से कार्य को करवाता है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक, अब इस चीज़ को जाने कि प्रेरणार्थक क्रिया में हमेशा 2 कर्ता होते हैं। ठीक है, प्रथम कर्ता और द्वितीयक कर्ता, यानी प्रेरणार्थक क्रिया में 2 कर्ताओं का महत्व होता है। 2 कर्ता होते हैं, एक प्रेरक होता है और एक प्रेरित होता है। प्रेरक वो होता है कि जो कार्य को करवाने के लिए प्रेरणा देता है, ठीक है, किसको, प्रेरित को, जिससे काम हमको लेना है, ठीक है, उस व्यक्ति को प्रेरित करता है काम करवाने के लिए, तो वो प्रेरित करता होता है, और जो मेन कर्ता होता है वो प्रेरक कर्ता कहलाता है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रेरणार्थक क्रिया में 2 कर्ता होते हैं। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया में 2 कर्ता होते हैं और प्रथम प्रेरक कर्ता, द्वितीय जो होता है वो प्रेरित कर्ता होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है। ठीक है, तो अब हम कैसे जानेंगे इसको कि इसमें 2 कर्ता हैं। इस एग्जाम्पल में हम कैसे जानेंगे कि इसमें 2 कर्ता हैं, तो हम इसको इस तरह जानेंगे कि पिता जो है, ठीक है, पिता क्या है, ये फर्स्ट कर्ता है और जो पुत्र है वो आपका सेकंड कर्ता है। ठीक है, तो इस वाक्य में 2 कर्ता हैं। ठीक है, और पिता जो है प्रेरित कर रहा है। ठीक, यहाँ प्रेरक कर्ता कौन है, प्रेरक कर्ता पिता है और प्रेरित कौन हो रहा है, तो वो पुत्र प्रेरित हो रहा है।
ठीक, तो यहाँ पे इसको इस तरह समझते हैं, यहाँ प्रेरक कर्ता पिता है, ठीक है, पहला कर्ता आपका हो गया, और प्रेरित जो हो रहा है कर्ता वो कौन सा हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, तो ये आपका सेकंड कर्ता हो जाएगा। ठीक, तो दोनों मिलाकर यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड यानी दो कर्ता आपके इस वाक्य में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं, तो इसमें देखते हैं कि कर्ता के दो कार्य होते हैं दोनों कर्ताओं के। तो दोनों कर्ताओं के कार्य जो होते हैं वो इस तरह होते हैं, जैसे पहला है प्रथम प्रेरणार्थक, जब कर्ता प्रेरक बनकर अन्य किसी को कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। ठीक है, तो इस प्रथम प्रेरणार्थक जो करता है वो क्या बनकर, प्रेरक बनकर अन्य किसी को कार्य करने की प्रेरणा देता है, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया कि मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, तो इस एग्जाम्पल से हम इस तरह समझते हैं कि जैसे कि मैं किसी को कहानी सुनाऊंगी तो उसमें क्या होगा, यानी दूसरे व्यक्ति को क्या होगा, उस कहानी से उसको कुछ प्रेरणा मिलेगी, प्रेरणा प्राप्त होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, कौन सी क्रिया हो जाएगी यहाँ पे, कौन सा, तो ये हमारा हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रथम कर्ता के द्वारा। सेकंड है कि इसमें क्रिया कर्ता की क्रिया जो है दूसरे नियम से चलती है, तो जो दूसरा नियम है द्वितीयक प्रेरणार्थक, जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित न होकर अन्य किसी से कार्य करवाता है उसे द्वितीयक प्रेरणार्थक कहते हैं। ठीक है, द्वितीयक प्रेरणार्थक जो कर्ता होता है, जो सेकंड कर्ता हमारा होता है, वो क्या करता है, वो जो कार्य होता है उसमें स्वयं सम्मिलित नहीं होता है, वो उस कार्य को दूसरे से करवाता है, तो वहाँ पर हमारा द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे माताजी नौकर से सफाई करवाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो द्वितीयक कर्ता है, ठीक है, प्रेरणार्थक द्वितीयक कर्ता है, वो स्वयं कार्य में सम्मिलित नहीं है, वो दूसरे से कार्य को करवाता है, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे शब्द है और बुलवाना, पढ़वाना, चलवाना, लिखवाना आदि। चलिए आगे देखते हैं संरचना के आधार पे हमारी पांचवी कौन सी क्रिया है। तो पांचवी हमारी संरचना के आधार पे पांचवी क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया आती है उसको क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मुकेश खाना खाकर सो गया। ठीक है, मुकेश खाना खाकर सो गया, राम पढ़कर सो गया, तो यहाँ पर पढ़कर ये क्या हो जाएगी, हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, और सो गया ये जो है हमारी मुख्य क्रिया हो जाएगी, मुख्य क्रिया। ठीक है, तो राम पढ़कर सो गया, तो इसमें राम की पूर्व क्रिया क्या है, सोने से पहले सो गया उसकी मुख्य क्रिया है, वो सो रहा है। ठीक है, उसके पहले उसने क्या किया, पढ़ा। ठीक है, तो पढ़ना जो उसका हुआ, पढ़कर जो हुआ वो क्या हो गया, उसका पूर्वकालिक क्रिया हो गई। यानी किसी कार्य को करने से पहले वाली जो क्रिया होती है वो क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। संरचना के आधार पे मैंने कितने भेद आपको बताए, 5 भेद बताए हैं। ठीक है, और पांचों सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से देखिए और अच्छे से उसको समझिए और समझने की और पढ़ने की कोशिश करिए। तो समझती हूँ कि आपको सारे ये पांचों भेद बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।